कि अगर प्रधानमंत्री को किसी से थोड़ा सा भी भय है तो उस आदमी का नाम अशोक गहलोत है। हमने जो काम किया है उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। सरकार ही नहीं बनेगी बल्कि थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनेगी। क्या उस बात का मजा आए कि पिछली बार आप 100 आदमी लेके सदन में गए और सरकार बनाई, और इस बार आप 125 आदमी लेके जाओ और फिर सरकार बनाओ। 150 का टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जहां चुनाव होते हैं वहां कौम कैसे याद आती है इनको, वहां कम्युनिटी कैसे याद आती है? सिर्फ चुनाव के बहाने ही जनता के बीच में जाना चाहते हैं, चुनाव के बहाने ही कम्युनिटी याद आती है। क्यों? वहां भेजा नहीं जाता है, जहां भेजा जाएगा वहीं जाएंगे। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस के तो पूरे के पूरे एमएलए चले जाते हैं बीजेपी के साथ में, और कांग्रेस कहती है कि हम बी टीम है। तो बी टीम तो खुद कांग्रेस है। भरतपुर में वो गाय के नाम पर जो लिंचिंग का मामला हुआ, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद में फिर राजगढ़ में एक मस्जिद को, जो काफी पुरानी मस्जिद थी, उसको आग लगा दी गई। ये जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, जिस तरह से सरकार का रवैया है, प्रशासन का रवैया है, वो बड़ा दुखदायी रवैया है। सरकार प्रशासन जो है उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाता जैसे दूसरे स्टेटों में कर ली जाती है। राजस्थान चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है। दोनों दल भाजपा और कांग्रेस अपनी ताकत आजमाइश पर लग गए हैं। प्रधानमंत्री पिछले 9 महीनों में यहां पर 9 सभाएं कर चुके हैं। मेरे साथ में इस वक्त कांग्रेस के विधायक और तेज तर्रार वक्ता रफीक खान मौजूद हैं। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं और आदर्श नगर से, जयपुर के आदर्श नगर से विधायक भी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह प्रधानमंत्री का लगातार राजस्थान में दौरा हो रहा है, क्या वो राजस्थान का जो मिथ्या है कि 5 साल के बाद हर बार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, क्या वो इस बार इस मिथ्या को बरकरार रखेंगे या फिर जादूगर का जादू चलने जा रहा है? कैसा लगता है सर? मिथ तोड़ेंगे। जो ये प्रेसिडेंस चला आ रहा है वो इस बार टूटेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री छोटी छोटी मीटिंग भी कर रहे हैं, छोटी छोटी गैदरिंग में भी जा रहे हैं, गैदरिंग उनके लायक हो और नहीं हो, प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं। और जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह की जुमलेबाजी हो रही है, वो सिर्फ एक बौखलाहट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और एक जगह भाषण दिया उन्होंने, जो साधारणतया भाषण किसी हार के बाद में हार का जिम्मा लेते हुए होता है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, मेरी सिक्योरिटी के लोगों ने मिलने नहीं दिया, मैं मिल नहीं पाया, मैं लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया। ऐसी बातें उन्होंने की। ये जनरली कब होता है कि जब आप हार जाते हो और हार के बाद में उसका बैठ के मंथन करते हो, कारणों पे जाते हो, तब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। तो ये बौखलाहट है, हार की स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री ने ये मान लिया कि अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब हम मैदान में नहीं है। तो उनकी कोशिश है, हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर खास बात क्यों है? अब तक 9 मीटिंगें करने की क्यों जरूरत पड़ गई उनको? राजस्थान में एक कुशल और मजबूत नेतृत्व है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में। और अगर आप मुख्यमंत्री की हैसियत से देखो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे काफी सीनियर है राजनीति के अंदर, और करीब करीब 50 साल उनको राजनीति में हो गए। 77 में वो पहली बार लोकसभा के सांसद बन गए थे, उससे पहले भी इलेक्शन लड़े हो। तो इतने एक्सपीरियंस लीडर के सामने यहाँ वो जुमलेबाजी करके जाते हैं, और ये तक मीडिया के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री को किसी से थोड़ा सा भी भय है तो उस आदमी का नाम अशोक गहलोत है। तो राजस्थान में उनका इस तरह से आना, चुनावी दौरे करना कोई अचंभा देने वाली बात नहीं है। ये ऐसा होना ही था और वो करेंगे, लेकिन इसका राजस्थान के ऊपर कोई प्रभाव किसी तरह का नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो 4.5 साल जनता के बीच में काम किया है और जिस तरीके से किया है, और लास्ट में फॉर्चुनेटली दिसंबर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा
राजस्थान से होके गुजरी और करीब करीब 20-22 दिन की यात्रा ये राजस्थान के अंदर रही। उसमें जो जन सैलाब उमड़ के पड़ा, जो जनता सामने आई, आप साधन उपलब्ध करा दो, खाना पीना उपलब्ध करा दो, लेकिन आप किसी आदमी को बोलो कि तेरे को 5:30 बजे खड़ा होके सर्दी के अंदर दिसंबर के महीने में तेरे को वहां जाना है, कोई नहीं जाता है। और दिसंबर के महीने के अंदर कड़ाके की ठंड में लोग बाग सुबह 5:30 बजे खड़े होके हजारों हजारों लाखों की तादाद में झंडियां लेके खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के लिए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में और पूरी दुनिया को राहुल गांधी ने दिया। मैसेज नहीं दिया, खाली एक नई दिशा दी। अच्छा, दिशा तो दी। एक बात बताइए आप, हमने भी अक्सर देखा है विधानसभा में जब सरकार घिरती हुई होती है तो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो आपको आगे कर देते हैं या आप खुद आगे आ जाते हैं लड़ने मोर्चा संभालने के लिए? क्या आपका जो शक्तिशाली कद है इसकी वजह से आपको आगे कर दिया जाता है कि आप विपक्ष को जवाब दीजिए अपने अंदाज में? देखिए, कांग्रेस का हर विधायक सक्षम है और हर विधायक अपने आप में एक पूर्णतः निपुण सिपाही की तरह है, एक सोल्जर की तरह है। वो अपना लोहा लेना जानता है। हर आदमी अपनी अपनी विधानसभा में अपना मोर्चा संभाले हुए। हमारा टारगेट सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, हमने जो काम किया है उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। सरकार ही नहीं बनेगी बल्कि थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनेगी। क्या उस बात का मजा आए कि पिछली बार आप 100 आदमी लेके सदन में गए और सरकार बनाई, और इस बार आप 125 आदमी लेके जाओ और फिर सरकार बनाओ। 150 का टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको हम पूरी तरह अचीव करने की कोशिश करेंगे। 150 का टारगेट है तो उसमें आदर्श नगर भी होगा? 100% होगा। तो आदर्श नगर सबसे पहले होगा। क्यों, आखिर क्यों लगता है क्यों होना चाहिए आदर्श नगर? ये मतलब इस तरह का सवाल है कि किसी आदमी से आप पूछो कि आप खाना क्यों खाते हो। मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने 4.5 साल अपने पूरे तरीके से दिए हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप देखो जा करके तो आपको अंदाजा लगेगा 3 तरह के काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ एरिया ऐसा होता है जो अनडेवलप्ड होता है बिल्कुल ही, कुछ एरिया ऐसा होता है जो डेवलपिंग एरिया होता है, कुछ ऐसा एरिया होता है कि डेवलप्ड एरिया होता है। सब में अलग अलग तरह के काम होते हैं। आदर्श नगर के अंदर पूरे जयपुर में मैं ये कह सकता हूँ कि काम की स्पीड, चाहे वो स्कूल खुलने की मामला हो, चाहे कॉलेज खुलने का मामला हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिस्पेंसरीज हो। और एक तो मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे एक बात बता देता हूँ कि मेरे आने से पहले 70 सालों तक आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में टोटल हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज मिला के टोटल स्वास्थ्य के जो जगह हैं जहां मरीजों को देखा जाता है वो टोटल 8 थी। हमने 4.5 साल में 9 और खोल दी। मतलब 70 साल में 8 हॉस्पिटल, और आपने 4.5 साल में 9 और खोल दी तो 17 होगी। आज 5,000 आदमी डेली फ्री दवाई लेके जाता है। और ये काम खाली हेल्थ में नहीं है, यही काम एजुकेशन में है, यही काम कॉलेज एजुकेशन में है, स्कूल एजुकेशन में है, यही काम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में है, यही काम रोड लाइट के मामले में है, यही काम बिजली के मामले में है, यही काम पानी के मामले में है। 1 लाख से ज्यादा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आदमी बिना टैप वाटर के रहता हो बीजेपी के शासन में, आजादी के 70 साल बाद जब आप शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हो जहां कांग्रेस सबसे कम जीती आदर्श नगर के अंदर, वहां 1 लाख से ज्यादा लोग बाग बिना नल के रह रहे थे, बिना पानी कनेक्शन के। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज हमने उन 1 लाख लोगों के घर नल पहुंचाया है। तो पानी का काम किया, पानी तो बेसिक नीड है। हमने हेल्थ का काम किया, एजुकेशन का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कम्युनिटी सेंटर्स खोले। तो जो काम मैं कह सकता हूं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में अगर मिसाल दी जाए तो शायद आपको कंपैरिजन करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आदर्श नगर में हम चुनाव जीतेंगे। आपने कहा कि काम बोलेगा आपका और काम के आधार पर आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस चुनाव में समीकरण भी होता है। जब उधर से एक और पार्टी आएगी हैदराबाद से, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका क्या काउंटर है आपके पास में?
उसका देखिए ऐसा है, ये ताकतें आएगी। असदुद्दीन जी चुनाव लड़ने आएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। वो किसी की हिमायत करने आएंगे, गुमराह करने आएंगे, लोगों को कंफ्यूज करने आएंगे। लेकिन मैंने कहा पहले भी कि राजस्थान की जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और वो जानती है कि हमें कैसे वोट करना है और किसे वोट करना है। वो अभी आके गए थे, एक मीटिंग करी उन्होंने, उनको पता है कि राजस्थान की जनता में उनका कितना से है। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये बातें और ज्यादा एक्सपोज होगी। वो पूरे देश में घूम रहे। एक सवाल मैं आपके मार्फत उनसे भी कर लेता हूं, जिसके लिए बार बार पत्रकार बंधु पूछ लेते हैं, ये आज यूपी क्यों नहीं जाते? चुनाव में यूपी क्यों याद आता है? यूपी में तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्यों नहीं जाते वहां? क्यों नहीं बात करते महाराष्ट्र के अंदर? क्यों नहीं बात करते दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में जिस तरह का मामला हुआ और पुलिस ने बर्बरता जताई और इनोसेंट लोगों को फंसा लिया? क्यों नहीं बात करते ये बंगाल की? क्यों नहीं बात करते ये बिहार की? जहां चुनाव होते हैं वहां कौम कैसे याद आती है इनको? वहां कम्युनिटी कैसे याद आती है? सिर्फ चुनाव के बहाने ही जनता के बीच में जाना चाहते हैं, चुनाव के बहाने ही कम्युनिटी याद आती है। जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, रंजिश की राजनीति हो रही है, वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों नहीं वॉइस बुलंद करते? क्यों? वहां भेजा नहीं जाता है, जहां भेजा जाएगा वहीं जाएंगे। तो नहीं, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस के तो पूरे के पूरे एमएलए चले जाते हैं बीजेपी के साथ में, और कांग्रेस कहती है कि हम बी टीम है, तो बी टीम तो खुद कांग्रेस है। गुमराह करने की बात है। राजस्थान में भी कोशिश की बीजेपी ने। आजकल हमारी हालत कांग्रेस की ये है कि हम एमएलए नहीं बचा रहे हैं अपने। आपने बाड़े बंदियों का इनका जिक्र सुना होगा। एमएलए नहीं बचाए जा रहे, डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा है। लोकतंत्र कैसे बचे? कैसे जो खरीद फरोख्त हो रही है, कैसे पैसे की ताकतों को, कॉरपोरेट सेक्टर की ताकतों को राजनीति में हस्तक्षेप से रोका जाए, कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे डेमोक्रेसी को बचाया जाए, कैसे लोकतंत्र दोबारा एस्टेब्लिश हो। नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में राजस्थान जैसी मिसालें नहीं होगी और सिर्फ महाराष्ट्र जैसी और मध्य प्रदेश जैसी मिसालें होगी, तो लोग वोट किसी और को करेंगे और सरकार कोई और बनाएगा, मैंडेट किसी और को मिलेगा और राज कोई और करेगा। ये कॉरपोरेट घराने राज करते नजर आएंगे। लोकतंत्र को बचाया जा रहा है और राजस्थान की जनता स्मार्ट है, लोकतंत्र को बचाएगी और बचा के रहेगी। आप चूंकि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, पिछले दिनों राजस्थान में कुछ ऐसी घटना घटी हैं, जैसे भरतपुर में वो गाय के नाम पर जो लिंचिंग का मामला हुआ, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद में फिर राजगढ़ में एक मस्जिद को, जो काफी पुरानी मस्जिद थी, उसको आग लगा दी गई। ये जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, और उसमें माइनॉरिटी को विशेष तौर से, और उस पे जिस तरह से सरकार का रवैया है, प्रशासन का रवैया है, वो बड़ा दुखदायी रवैया है। सरकार प्रशासन जो है उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाता जैसे दूसरे स्टेटों में कर ली जाती है। गलत मिसाल दे रहे हैं। जब मैंने हाउस में भी बोला इस बात को, जब कन्हैया लाल का मामला होता है, सरकार जरूरी कदम उठाती है, मुलजिम को गिरफ्तार भी करती है, कंपनसेशन भी देती है। और जब भरतपुर का मामला होता है, मामला अंजाम दिया जाता है हरियाणा के अंदर, और जो कन्हैया लाल के मामले में आवाज उठाने वाले लोग हैं और जो पार्टी है, वो चुप हो जाती है। उनकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो यही लोग हैं। मैंने सदन में भी एक दफे कहा कि जब आप यहाँ आवाज उठाते हो तो हम सब आप साथ मिलकर के आपके साथ आवाज उठाते हैं, और जब हरियाणा में काम को अंजाम दिया जाता है, तो हरियाणा में कोई क्राइम किया जाता है, तो आपकी सरकार ट्रांसपेरेंसी से और बिना भेदभाव के काम नहीं कर पाती। पूरा देश देख रहा है, ये हो रहा है, ये सच्चाई है। पूरा देश देख रहा है और दुनिया भी देख रही है, जनता भी देख रही है।
हम इसी बात के लिए हम लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ती रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये कोशिश रहती है कि वो कैसे इस तरह की राजनीति करे जिससे जनता के बीच के अंदर, वोटों के बीच के अंदर पोलराइजेशन हो। मैंने क्या कहा अभी आपको कि जब इनके लीडर आते हैं तो ये काम की बात नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस की बात नहीं करते हैं। 4.5 साल इन्होंने राजस्थान के अंदर क्या काम किया इसकी बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में क्या काम किया इसकी बात नहीं करते हैं। राजस्थान की जनता ने क्या नहीं दिया बीजेपी को? राजस्थान की जनता ने बीजेपी को 25 सांसद दिए। आज जब जनता के बीच में जाके पूछते हैं कि 25 सांसदों का स्कोर कार्ड तो लाओ, और मैं तो खुला बोलता हूं कि 25 सांसदों का स्कोर कार्ड तोल लो। एक तरफ हमारे लोकसभा सांसद जयपुर के हैं, उनका कार्ड ले लो और मेरी परफॉर्मेंस का कार्ड ले लो। वो तो 8 विधानसभाओं का इंचार्ज है, 8 विधानसभाओं के ऊपर एक लोकसभा बनती है। एक अकेले आदर्श नगर से कंपेयर कर लो। अगर आदर्श नगर का काम, मेरी विधानसभा का काम अगर लोकसभा में भारी नहीं हो तो कांग्रेस को वोट मत देना, लेकिन अगर भारी हो जाए और पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुक जाए तब जनता से अपील जरूर करेंगे कांग्रेस को वोट देना। आपने सांसद महोदय का जिक्र किया, उन्होंने तो आज बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार गई थी 2018 में, तब बेरोजगारी दर 2.3 थी यहाँ पर, अब 35% हो गई है। कातिल इल्जाम लगा रहा है। इसके जननी तो यही है। इस बेरोजगारी को बढ़ाने वाले पूरे देश में बेरोजगारी के जन्मदाता तो यही हैं। राजस्थान तो वो प्रदेश है जिसके अंदर रोजगार का सर्जन, अगर पूरे प्रदेशों के अंदर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा रोजगारों का सर्जन यही हुआ। अभी अमृतकाल का बजट दिया है इन्होंने, आप सबने देखा होगा, मीडिया के आदमी हो। अमृतकाल के बजट में रोजगार के लिए कुछ एक कॉलम भी नजर आता है क्या आपको? एक जगह भी कोई बेरोजगारी की बात करी जाती है क्या? कहीं भी कोई किसी मद के अंदर रोजगार डेवलपमेंट की बात या किसी ऐसे मद के अंदर पैसा दिया जाता है क्या? हमारा बजट देखोगे 500 करोड़ का तो सरप्लस फंड क्रिएट किया है। राजस्थान के अंदर पहली बार एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जिसके अंदर उन युवकों को जो मेधावी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने 12th करी अपने दम पे और अपने दम पे दुनिया की नामी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। 1 करोड़ रुपए फीस है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाउंस किया, ऐसे बच्चे जो अपने दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे, अपने मेधावी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रतिभा के दम पे अगर पूरी दुनिया की नामी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक राज्य सरकार उनका खर्चा वहन करेगी। तो ऐसी स्कीम हम धरातल पे लेके आए। ये बातें ही करेंगे खाली, ये अभी की बात नहीं है। जब चिरंजीवी क्या, कोविड जब चल रहा था यहाँ, तो कोविड के अंदर हम सड़कों पे थे, हम गलियों में थे, हम हॉस्पिटल्स में थे, हम कोविड केयर सेंटर्स में थे, लेकिन बीजेपी के नेता घरों में बैठ के व्हाट्सएप खेल रहे थे। एक दिन मेरे साथ डिबेट में भी थे, मैंने कहा किट पहना के लेके चलूंगा, सड़कों पे तो आओ, मेरी विधानसभा भी आपके क्षेत्र की विधानसभा है, संभालो तो सही, बोलो तो सही जनता के बीच में आके। खाली टीवी पे या व्हाट्सएप पे बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको बोलो, जनता के बीच में जाए। आज हमें डर नहीं है जनता के बीच में जाने का, उनको डर है। उनको पता है, ये तो पिछले चुनाव में ऐसे बोलते थे ये लोग कि अरे सामने जाते हैं तो जनता सामने हो जाती है, जाओ ही मत, मोदी जी के नाम पे, पुलवामा के नाम पे वोट ले लो घर बैठे बैठे। तो पिछला छलावा तो चल गया, जनता माफ नहीं करने वाली है, सरकार नहीं बनेगी किसी सूरत में। काम का कंपैरिजन होगा। एक तरफ मैं तो खुला बोलता हूं कि मेरी विधानसभा एक तरफ और उनकी लोकसभा में किए हुए 8 विधानसभा के काम एक तरफ। अगर मेरा पलड़ा भारी हो जाए तो जनता कांग्रेस को वोट देवे, नहीं तो नहीं देवे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपको लगता है, लेकिन जब धर्म आधारित राजनीति आ जाती है, जब हिंदू और मुसलमान का कार्ड आ जाता है, तब तो चीजें पीछे चली जाती है। इनकी कोशिशें हैं ये, और जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब, हर बार कामयाब हो जाएगी। इनकी कोशिश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है
और हमने जिस तरीके से काम किया है, हमने पर्टिकुलर किसी कास्ट और कम्युनिटी को ध्यान में रख के काम नहीं किया, हमने पूरे प्रदेश की जनता को ध्यान में रख के काम किया है। हम हमेशा 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 36 कौम को साथ लेके चलते रहे हैं, और आज जिस तरह का माहौल और जिस तरह का वातावरण राजस्थान में है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह की बातें ये करेंगे, लेकिन जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, सब चीज सामने आ चुकी है। काठ की गांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। कोई इनका वादा चुनावी जुमला चलेगा नहीं, और हम वादे चुनावी जुमलों पे नहीं जाएंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस से चुनाव में जाएंगे, और परफॉर्मेंस के आधार पे वोट मांगेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव में जाएंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर ही वोट मांगेंगे, और परफॉर्मेंस के आधार पर ही वो परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि ये दोबारा से फिर से सरकार में आ रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस के आदर्श नगर से विधायक रफीक खान का। चुनावी आचार संहिता लगने में अब कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। उसके बाद से पूरा चुनावी समर शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो चुनाव का निर्णय होगा वो आपको पता तय करेगा। अब सवाल ये है कि पिछले 35 साल से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन, सत्ता जो सत्ताधारी पार्टी है वो बार बार कभी विपक्ष में कभी पक्ष में ऐसी इस तरह से रहती रही है। लेकिन इस बार क्या ये मिथ्या टूटने जा रहा है, ये निर्भर करेगा भविष्य पर।